अंजक रात 8 बजे से अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर गया था, लेकिन रात 12 बजे तक उसका कोई अता पता ना था। उसका मोबाइल भी गुज़श्ता 1 घंटे से बंद जा रहा था। घर में सभी इसके लिए परेशान हो रहे थे। ऐसी लापरवाही का उसने कभी मुज़ाहिरा नहीं किया था। कोमल और सितारा गाहे-बगाहे उसे कॉल कर रही थी और हर बार ही उसका मोबाइल बंद मिल रहा था। सब घरवाले परेशानी से जाग रहे थे। 12 बजे से 1 बज गया था जब घर की डोरबेल बजी थी। साबरा बेगम ने अजलत और बेचैनी से दरवाज़ा खोला। अंजक को उसके दोस्त साइम और अहमद सहारा देकर अंदर ला रहे थे। उसका सर पट्टियों में जकड़ा हुआ था, दोनों हाथों पे भी जख्म नजर आ रहे थे। या अल्लाह खैर, ये क्या हुआ मेरे बेटे को? साबरा बेगम इसे जख्मी हालत में देखकर परेशान हो गई थी। माँ, कुछ नहीं हुआ, मुझे मामूली चोटें हैं, ठीक हो जाएंगी। अंजक ने माँ को तसल्ली दी। हालत देखो जरा अपनी, तुम कह रहे हो कि मामूली चोटें हैं। साबरा बेगम अब रो पड़ी थी। आंटी प्लीज हौसला रखें और शुक्र अदा करें कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, अहमद ने उन्हें बताया। सितारा और कोमल भी टीवी लॉन्च से निकलकर सहन में आई। अंजक की हालत देखकर वो दोनों भी परेशान हुई। या अल्लाह खैर, कैसे हुआ ये सब? और अंजक, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? सितारा नहायत फिक्रमंदी से उसके करीब आई। दरअसल हम दोनों बाइक पे साइम के घर जा रहे थे। 2-3 लड़कों ने हमारा रास्ता रोक लिया। वो लोग गाड़ी में थे। हमारे रुकते ही वो लड़के गाड़ी से निकले और उन्होंने अंजक को मारना शुरू कर दिया। मैंने फौरन वाइफ पे कॉल करके पुलिस को इतला दी। उनके आते ही वो लड़के फरार हो गए। अहमद ने तफसील बताई। साइम और अहमद अंजक को सहारा दिए अब लाउंज में ले आए थे। अल्लाह गरक करे उन्हें, हाथ टूटे उन लोगों के जिन्होंने मेरे जान की ये हालत की। बेची ने आबदिता होते हुए उन्हें बद्दुआ दी थी। थाने में रिपोर्ट लिखवानी थी, साबरा ने याद दिलाया। माँ छोड़े ना, ख्वामखा लंबे चौड़े चक्करों में पड़ने की क्या ज़रूरत है? अंजक ने बात बदली। अहमद और साइम उसे सोफे पे बिठा रहे थे। यार प्लीज़ मुझे मेरे रूम में छोड़ो, मैं आराम करना चाहता हूँ, अंजक ने कहा। तो वो दोनों अंजक को उसके कमरे में छोड़ आए। थोड़ी देर के बाद साइम और अहमद उन्हें मेडिसिन वगैरह कब ताकर चले गए थे। अब सब घर वाले अंजक के कमरे में मौजूद थे। अल्लाह जाने कौन बदबख्त लोग थे वो। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। सितारा की तशवीश पे वो मुस्कुराई। यार फूफो प्लीज़ अब बस भी करें ना, क्यों इमोशनल सीन क्रिएट कर लेते हैं आप सब, अंजक ने आंखें मूंदते हुए कहा। भैया आप भी ना, आपको यूं मजाक सूझ रहा है? कोमल ने उसके अकब पे तकिया दुरुस्त करते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है, तुम सब भी रेस्ट करो, बिला वजह परेशान हो रहे हो सब, अंजक ने कहा। और फिर कुछ ही देर के बाद वो मेडिसिन के ज़ेरे असर सो गया। अंजक तो गहरी नींद सो गया है, लगता है अब सुबह ही उसकी आंख खुलेगी। साबरा बेगम ने कहा। जी आंटी, आप सब परेशान ना हो, इंशाल्लाह अंजक जल्द ही ठीक हो जाएगा, बेहतर होगा, आप सब भी थोड़ा आराम कर लें। परी सबसे मुखातिब हुई। ठीक है मेरी शहजादी, अंजक का ख्याल रखना। बेजी छड़ी के सहारे उठते हुए बोली। परी अगर तुम कहो तो मैं और कोमल रात अंजक के पास रुक जाती हैं, तुम अकेली कैसे अंजक को संभालोगी? सितारा ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं बुप्पो, आप बिला वजह बेआराम होगी, सुबह फजर के वक्त तो आप उठ जाती हैं, ज़ारा को स्कूल भी तो भेजना होता है। अंजक गहरी नींद सो रहा है, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं दे दूंगी, परी ने उन्हें तसल्ली दी। ठीक है मेरी जान, अगर फिर भी मेरी या कोमल की किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें जगा लेना। सितारा उसका कंधा थपक कर चली गई। इन सब के कमरे से जाने के बाद परी ने बेसाख्ता अंजक को देखा। उसका चेहरा जर्द हो रहा था और सर पट्टियों से जकड़ा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर परी को बहुत अफसोस हो रहा था। कमरे में आते ही अनूश ने जुरेज को मेडिसिन दी थी और फिर वो कुछ ही देर के बाद अनूश से बातें करते करते सो गया था। अनूश बाप की फिक्र में सारी रात चेयर पे जुरेज के सराहने बैठी रही। दूसरी तरफ माही को भी नहीं नींद आ रही थी। दिल की बेकरारी किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। दिल बार बार उसे जुरेज के कमरे में जाने पर उकसा रहा था, लेकिन दिमाग माहीन को वो करबनाक लम्हे याद करवा देता जो उसने जुरेज की बेवफाई में गुजारे थे। बिलाखिर दिल और दिमाग की इस जंग में फना होते हुए वो अपने कमरे से बाहर निकल आई और किचन से पानी पीने की गर्ज से लाउंज से गुजरी तो मोबाइल की बीप ने माहीन को चौंका दिया। सामने टेबल पे जुरेज का मोबाइल रखा था जो मुसलसल बज रहा था। वो लाशौरी तौर पे टेबल के पास गई और मोबाइल हाथ में लिया। रेखा अग्रवाल, मोबाइल की स्क्रीन पर कॉल करने वाली का नाम जगमगा रहा था। माही ने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। थैंक गॉड जुरेज, तुमने कॉल पिक कर ली। कहाँ गायब हो यार, इतने दिन हो गए, तुमने मुझसे रब्ता नहीं किया। भाई माना कि तुम माहीन के पास हो, इसके सिवा तुम्हें कब
कुछ नज़र आता है वो हमेशा से एक खुशबू की तरह तुम्हारे दिल में बसी रही है, लेकिन ऐसी भी क्या रुखी। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? वापस आने के बारे में क्या सोचा तुमने? प्लीज़ अब मज़ीद टाइम वेस्ट मत करो, तुम अपनी ज़िंदगी की उम्र खुद कम कर रहे हो अपनी लापरवाही से, और मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। जल्द वापस आके ऑपरेशन कराना होगा अनूश की खातिर मेरे लिए। तुम खामोश क्यों हो जुरेज? बोलो ना, क्या मेरी बात सुन रहे हो? रेखा अग्रवाल अजहद और बेचैनी से कहे जा रही थी। उसकी आवाज़ में जुरेज के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, अपनायत थी, फिक्रमंदी थी। दूसरी तरफ रेखा ने मायूस होकर कॉल बंद कर दी थी। वो समझ रही थी शायद सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से उसे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, लेकिन माहीन वरता हैरत में यूं ही मोबाइल हाथ में पकड़े खड़ी थी। उसके कानों में रेखा अग्रवाल का कहा गूंज रहा था, तुम अपनी सांसों को खुद खत्म कर रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हें जल्द वापस आकर ऑपरेशन करवाना होगा। माहीन को ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम दुख की स्याह फिजा में खो गई हो। जुरेज के लिए उसकी सारी नफरत, बेवफाई, गम और तमाम ववेले सब ख्वाब और ख्याल हो गए हों। आंखों में एक अनजाने दुख की लहर ने अपना साया तान लिया था और बेसाख्ता माहीन के कदम जुरेज के कमरे की जानिब उठे थे। कमरे से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आ गई थी। सामने चेयर पे अनूश बैठे बैठे सो रही थी और बेड पे दुश्मन जहाँ वो बेआवाज़ चलते चलते बेड के करीब आई और सोए हुए जुरेज अफंदी को देखने लगी, जिसकी खातिर 20 साल पहले वो सारे अपनों से लड़कर अपना घर बार छोड़कर आई थी, अपने सगे रिश्तों को खैराबाद कह आई थी। उसने ना ज़माने की परवाह की थी, ना हैसियत के नुमाया फ़र्क को अहमियत दी थी। इस पे तो सिर्फ जुरेज अफंदी की मोहब्बत का भूत सवार था। सो वो सब अपने पैरों के नीचे रोंद आई थी। आज उसने फिर से सब हासिल कर लिया था, लेकिन जुरेज अफंदी की ज़ात कहीं बहुत पीछे रह गई थी। उसका और जुरेज का रिश्ता और उन दोनों के बीच जो अनमोल मोहब्बत कहीं खो गई थी। उसकी नज़रें जुरेज के जर्दीमान चेहरे पर मरकूज थीं। बेबसी के 2 आंसू चुपके से उसकी आंखों से टूटकर जुरेज के पाँव पे घिरे थे। वो वहाँ से अब लौट जाना चाहती थी। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन दिल कम बख्त वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। आंखें बार बार इस दुश्मन जान को फुर्सत से देखने की तमन्ना कर रही थी। जुरेज ने धीरे से आंखें खोली थी। वो इसके बेड के सामने पाइंती पे खड़ी थी। जुरेज ने हैरत से उसे देखा। माही, तुम यहाँ? खैरियत तो है? वो फिक्रमंद हुआ। हाँ, वो तुम्हारा मोबाइल लॉन्च में रह गया था। रेखा अग्रवाल तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी, मैं बस यही रखने आई थी। माही ने उसका मोबाइल साइड टेबल पे रखते हुए बमुश्किल अपने लहजे को नॉर्मल रखा। जुरेज ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थामी। तुम ये भी तो कह सकती थी कि तुम मेरे कमरे में मेरे लिए आई थी, आंच देते लहजे में कहा गया था। बेहतर होता अपनी खुशफहमियों को पीछे रास्तों में कहीं दफन कर आते। वो जाने के लिए पलटी। मोहब्बत अगर कर्ज होती तो कब का उतार कर अपने रोज़ो शब को ज़माने की रौनकों से महकाता रहता। लेकिन क्या करूं, तुम्हारी मोहब्बत सूद की तरह बढ़ती रही और अब तो इतनी बढ़ गई कि असल और सूद दोनों चुकाना नामुमकिन सा हो गया है। वो आहिस्ता से गोया हुए वो उसे हमेशा ही लाजवाब कर देता था, अपनी बातों से, अपनी मोहब्बत से, अपनी बेताबियों से। तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। माहीन ने हाथ छुड़ाया और कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। तुम मुझे बहुत याद करोगी, अकब से दावे के तौर पे कहा। क्या अब के वो एक लम्हा भी ना रुकी और कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही वो फूट फूट कर रोने लगी थी। वो शख्स उसे फिर से अपने हसार में जकड़ रहा था। सुबह फजर के वक्त ही उसकी आंख लगी थी। सोपरी से गहरी नींद सो रही थी जब किसी चीज़ के गिरने से उसकी आंख खुली थी। उसने आंखें खोली, अंजक के बिस्तर की जानिब देखा। अंजक बहुत मुश्किल से जग में से पानी ग्लास में उंडेल रहा था और इस कोशिश में ग्लास उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था, चूंकि उसके दोनों हाथ जख्मी थे। अरे अंजक के तुम क्या कर रहे हो? प्यास लगी थी तो मुझे आवाज़ दे लेते। वो अजदत में उठकर उसके करीब आई। मैं आपकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। अंजा की बात पे उसने अफसोस का इजहार किया। ये भी भला कोई बात हुई? एनीवे, मैं दूसरा क्लास लाती हूँ। वैसे भी तुम्हारी मेडिसिन का टाइम भी हो रहा है। परी ने वॉल क्लॉक देखी। सुबह के 6 बज रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो किचन से दूसरा ग्लास लाई। उसने अंजा की मेडिसिन निकाली, उसे खिलाई और पानी का ग्लास उसके मुँह से लगाया। अंजक ने बेसाख्ता उसे देखा। ढीले ढाले कुर्ता शलवार में, कंधों पे का दुपट्टा डाले
बगैर किसी मेकअप के वो कितनी पाकीज़ा सी लग रही थी, वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी की भी नीयत ख़राब हो सकती थी। अंजक ने निगाहें झुका लीं। थैंक्स, मैं थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। परी ने खाली ग्लास साइड टेबल पे रखा और फिर आगे बढ़कर उसके पीछे तकिया दुरुस्त किया। अंजक टेक लगाकर बैठ गया। अंजक, अब कैसा फील कर रहे हो? परी ने पूछा और बेड के करीब रखी चेयर पे बैठ गई। बेहतर हूँ। मुख्तसर जवाब। कुछ खाओगे? दोबारा पूछा। क्या नहीं, फ़िलहाल कुछ नहीं। अंजक, तुम्हारी किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी तो नहीं? परी ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अंजक ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर ये घटिया हरकत कौन कर सकता है? परी पुरसोच अंदाज में बोली। तो चंद साने अंजक खामोश रहा और धीरे से गुर्राया। मुझ पर हमला करने वाला वही नौजवान था जिसने मॉल में आपको छेड़ा था और मैंने उसे पी डाला था। अंजक के इंकशाफ पे परी हैरत से अंजक को देखने लगी। माई गुडनेस! परी की आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरी वजह से इस जालिम ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अंजक वो रंती हुई आवाज़ में कह रही थी। अरे नहीं मिस परी, आपको बताने का मकसद आपको शर्मिंदा करना हरगिज़ नहीं था। प्लीज़ चेयर अप। वो उसे तसल्ली देने लगा। तुमने उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? छोड़िए ना परी, बात मेरी होती तो और बात थी। आपका नाम थाने कचहरी में लिया जाता, ये मुझे गवारा नहीं था। वो आम अंदाज में बोला। वो इस शख्स के एक बेहतरीन इंसान होने का दिल में एतराफ़ किए बगैर ना रह सकी। वो दिखने में जितना खड़ नज़र आता था वैसा हरगिज़ ना था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। वो अब भी रूहानी अंदाज में बोली। प्लीज़ मत पढ़िए, छोड़िए इस टॉपिक को, अब आप आराम करें। अंजक ने बात बदली तो वो चुप होगी, लेकिन अंदर ही अंदर से वो शर्मिंदा हो रही थी। सुबह साबरा बेगम और बेजीज़ के कमरे में आई। अब कैसी तबीयत है मेरे जान की? साबरा बेगम ने उसका माथा चुमा। रहा, तेरी हालत देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। बेजी ने भी अजहद फिक्रमंदी से कहा। अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अंजक ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उन्हें मुतमईन किया। शुक्र है कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। सितारा सूप का बाउल हाथों में लिए कमरे में दाखिल हुई। फूफो परी कहाँ है? अंजक को इसकी कमी महसूस हुई तो बिलाखिर पूछ ही डाला। सितारा मुस्कुराई। उसका फ़ोन आया था, वो सुन रही है। इसी असना में परी कमरे में दाखिल हुई। लो भाई, आ गई तुम्हारी ज़ौजा मोहतरमा। लो भाई परी, ये सूप लो और पिलाओ अपने सरताज को, तुम्हें ना पाकर बेचैन हो रहा था। सितारा शरारत से मुस्कुराते हुए बाउल परी को थमाया। परी ने शशोपन में बाउल पकड़ा। मेरी जान, इसमें शर्माने वाली क्या बात है भला? सितारा ने उसके कंधे पे थपकी दी तो बेजी और साबरा भी मुस्कुराने लगी। परी, आप ये बाउल दे, मैं खुद पी लूँगा। अंजक ने उसकी मुश्किल आसान की। अरे खुद कैसे पियोगे? तुम्हारे हाथ तो पट्टियों में जकड़े हैं। साबरा बेगम ने तफक्कर से याद दिलाया। मैं पिलाती हूँ आंटी। परी बाउल लेकर उसके करीब उसके बिस्तर पे उसके सामने बैठ गई। साफ नजर आ रहा था वो कंफ्यूज हो रही है। जो शख्स इसके लिए यूं मार खा सकता था वो इसके लिए इतना तो कर ही सकती थी। परी ने चम्मच भरकर अंजक के लबों से लगाया और यूं वो उसे सूप पिलाने लगी। आज अंजक ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। उसे छोड़ देने और आज़ाद करने में महज चंद दिन बाकी थे। वो इसके लिए एक खूबसूरत याद बनने वाली थी। बेख्तियार अंजक की नज़र उसके खूबसूरत होंठों पर पड़ी। उसके हाथ इतने नाजुक और खूबसूरत थे कि पैरों इन्हें थामकर बैठे रहने की ख्वाहिश दिन में मचलने लगी। इसके खूबसूरत रेशम जैसे बाल दोनों शानों पे बिखरे हुए थे। दिल उन्हें संवारने की ख्वाहिश करने लगा। मान अंजक को परी के साथ वो पहली मुलाकात याद आ गई जब उसने अंजक की बाइक को गाड़ी से ओवरटेक किया था और उल्टा वो अंजक पे ही बरस पड़ी थी। तब वो किस कदर नखरीली हुआ करती थी, लेकिन अब वो किस कदर बदली बदली सी लगती थी। इसके वहमो गुमान में भी ना था कि वो जिस लड़की से हादसाती तौर पर मिला था वो एक दिन उसके निकाह में आ जाएगी। परी से निकाह करते हुए इसका प्राइस बॉन्ड निकल आया था और इसके घर आते ही अंजक को नौकरी मिल गई थी। वो अंजक के लिए खुशकिस्मती के एक सितारे जैसी साबित हुई थी जिसने उसकी ज़िंदगी में आते ही अंजक के हालात बदल दिए थे। थैंक यू सो मच, अंजक ने सूप पीने के बाद कहा। वो अब खाली बाउल लिए उसके सामने से उठ गई थी। आया भी गर्मा गर्म नाश्ता टेबल पे लगा रही थी। माहीन और अनोश पहले से टेबल पे मौजूद थी, इसलिए असना में जुरेज डाइनिंग रूम में दाखिल हुए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वो चेयर घसीट कर माहीन के मुकाबिल बैठे। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? माहीन ने अपने लिए चाय बनाते हुए उससे पूछा। जुरेज ने हैरत से माहीन को देखा। अनुज भी माहीन के गैर मुतवक्का सवाल पे चौंकी थी। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब के साथ जुरेज नाश्ता करने लगे। डैड, आप आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें, मैं आपके साथ चलूँगी। अनुज की बात पर उन्होंने हल्के से सर हिलाया। हूँ, ले लूँगा। आज एक दो और काम भी हैं निपटाने में।
डैड वो काम बाद में भी हो जाएंगे, आप आज हर हालत में डॉक्टर के पास जाएं। अनुज ने इशारा किया। ओके स्वीटी, सुरेश मुस्कुराए। उन्होंने अनुज को टाला। रात भी जान का फोन आया था, माही ने बताया। कैसी हो हैं नानो? अनुज ने इश्तियाक से पूछा। बीजान तुम्हारा बहुत पूछ रही थी, याद कर रही हैं तुम्हें और कह रही थी कि तुम 2-4 दिन के लिए उनके पास रह जाओ। चाय का सिप लेने के बाद माहीन ने बताया। भाई मेरी बेटी को मेरे पास रहने दो। माहीन तुम बीजान को यहाँ क्यों नहीं ले आती? जुरेज ने अपने लिए चाय कप में डालते हुए माहीन को देखा। मैं जानती हूँ बीजान रहने के लिए कभी नहीं आएंगी यहाँ, और वैसे भी अनुज तुम आजकल कॉलेज से फारिग ही तो हो, 2-4 दिन रह आओ बीजान के पास, वो इतने मान और चाव से कह रही थी। मॉम मैं आपके और डैड के बगैर कैसे रहूँगी? अनुज ने मदद तलब नज़रों से जुरेज को देखा। मैं कौन सा तुम्हें मुल्क से बाहर भिजवा रही हूँ, और वैसे भी एक ना एक दिन तो तुम्हें हमें छोड़कर पिया देश सुधारना ही होगा ना? माहीन मुस्कुराई। मॉम तब देखा जाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आप दोनों को छोड़कर। अनुज मेरी जान, नानो अगर इतने दिल से कह रही हैं तो हो आओ 2-4 दिन। आपके सुरेश ने सिफारिश की। लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, कोई डंडी शंडी नहीं मारेंगे मेडिसिन खाने में। अनुज ने वादा लिया तो वो मुस्कुराई। ठीक है मेरी जान, मेरी बेटी का हुक्म सर आंखों पे। ओके मैं अब ऑफिस के लिए निकलती हूँ। माहीन ने चाय का कप रखते हुए घड़ी देखी। मॉम ड्राइवर तो आज आया ही नहीं, अनुज ने इतला दी। तंग आ गई हूँ मैं रोज़ रोज़ की इन छुट्टियों से, वो झुंझलाई। मैं आजकल फारिग हूँ, बगैर तनख्वाह के तुम्हारा ड्राइवर बनने पे बखुशी तैयार हूँ। जुरेज ने मुस्कुराते हुए ऑफर की। माहीन ने खुशमगी निगाहों से देखा। मैं चेंज कर लूँ, तुम्हें और छोड़ आता हूँ ऑफिस। वो अपनी नशिश से उठे। रहने दो, मैं चली जाऊँगी। साफ इनकार। मॉम अब रहने भी दें, डैड कह रहे हैं तो ऐसा भी क्या इशू? अनुज की बात पे वो खामोशी से अपने कमरे से अपना पर्स उठाने चली गई। डैड वैसे ड्राइवर अंकल की आज कल खूब चांदी हो रही है। बाय द वे आज की छुट्टी कितने में पड़ी? अनुज ने मुस्कुराते हुए बाप को देखा। 5,000। वो मुस्कुराए और डाइनिंग रूम से निकल गए। जब वो चेंज करके पोर्च में पहुंचे तो माहीन पहले से वहां मौजूद थी। जीन्स और शर्ट में मलबूस, आंखों पे गॉगल्स लगाए वो अब भी खासे पुरकशिश दिखाई देते थे। सुरेश ने आगे बढ़कर माहीन के लिए फ्रंट डोर खोला, जिसे वो नज़रअंदाज करती पिछली सीट पे बैठ गई। यानी असल मानों में तुम मुझे अपना ड्राइवर साबित करके रहोगी? माहीन ने कोई जवाब ना दिया। सुरेश ने ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट की और फिर कुछ ही देर के बाद गाड़ी मेन रोड पे दौड़ने लगी थी। जॉब छोड़ता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी यूं जलीलो ख्वार हो। और वो बोलते बोलते रुक गए। तुम्हारा अच्छा ना लगना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, मैं अपनी ज़िंदगी सेटल कर चुकी हूँ। जानता हूँ इन रास्तों को तुम बहुत पीछे छोड़ आई हो, जिन पे सारी ज़िंदगी हमने इकट्ठे चलने का वादा किया था एक दूसरे से। जुरेश ने मिरर से माहीन को देखा। पुरानी बातों को मत दोहराया करो। तुम कुछ हफ्तों के लिए यहाँ आए हो, वो रह कर चले जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ मैं चंद हफ्तों के लिए आया था, लेकिन मैं अब बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ, अनुज के साथ गुजारना चाहता हूँ। उनकी आवाज़ में तड़प थी। रेखा अग्रवाल तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहती है, तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए। उसके जुमले पे बेसाख्ता उन्होंने मिरन से माहीन को देखा और मुस्कुरा दिए। रेखा मेरी बीवी नहीं है, लेकिन बीवी जैसी मोहब्बत ज़रूर करती है वो तुमसे। माहीन ने बावर कराया। यकतरफा मोहब्बत को कभी कोई नाम नहीं दिया जा सकता। मेरे लिए वो मेरी बेहतरीन दोस्त की हदूद से आगे नहीं बढ़ सकी। दैट्स इट। मैंने तुम्हारे और उसके रिश्ते की वजाहत नहीं मांगी, लेकिन तुमने मुझे जताया ज़रूर है। वो मुस्कुराए और उन्होंने एक वसी बिल्डिंग की पार्किंग में गाड़ी रोकी। वापसी पे मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, मैं टैक्सी ले लूँगी, टैक्सी पे मत आना, फारिग बंदा हूँ, आ जाऊँगा, टेक केयर। खुशगवार मूड में कहा क्या माहीन सुनी अनसुनी करके ऑफिस की जानी बढ़ गई और फिर वापसी पे मुकर्रर वक्त पे जुरेश गाड़ी में उसके मुंतज़िर थे। मैंने तुमसे कहा भी था मैं आ जाऊँगी, वो खुफकी से बोली और पिछली सीट पे बराजमान हुई। और मैंने कहा था कि फारिग बनता हूँ, आ जाऊँगा। उन्होंने गाड़ी पार्किंग से निकाली। प्रॉपर मेडिसिन खाने और एक हफ्ता रेस्ट करने के बाद
अंजक फिर से ऑफिस जाने लगा था। घर में कोमल की शादी के लिए ढोलक रखी जा चुकी थी। रात को रोज़ कोमल की सहेलियां, रिश्तेदार, खतून और मोहल्ले की औरतें आकर ढोलक में शामिल होती और ढोलक की थाप पे गीत गाती, हल्ला गुल्ला करती। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, लेकिन अंजक के दिल में वक्त को कैद कर लेने की ख्वाहिश जागने लगी थी। अब भी ऑफिस से वापसी पे वो तमाम रास्ते ना चाहते हुए भी परी के बारे में सोच रहा था। एक जगह सिग्नल पे रुकते ही एक बच्चा फूलों के गजे लिए उसके पास आया था और वो उसे बेइख्तियार याद आई थी। दिल चाहा था कि उसके लिए खरीदे, लेकिन उसके पास ऐसा कोई हक नहीं था। वो उसके पास एक इमानत की तरह थी जिसे उसने समीर को वापस लौटाना था। मुंतशिर सोचों के साथ जब वो घर दाखिल हुआ तो परी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और वो दोनों बाजू वाह किए ज़ारा को ढूंढ रही थी। शरीर ज़ारा उसके हाथ ना आ रही थी, दोनों आंख चोली खेलने में मसरूफ थी। अंजर दख के तने से टेक लगाए ये दिलचस्प मंजर देखने लगा था। उसकी नज़र परी पे मरकूज थी। तुम मेरे हो, इसी पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। उसका दिल दुहाई देने लगा। उसके होने से उसके घर का हर मंजर मुकम्मल दिखाई देता। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो उसकी ज़िंदगी से चलेगी तो वो खाली हाथ रह जाएगा। नादान और नासमझ दिल एक ज़िद्दी और खुदसर बच्चे की तरह परी की आरज़ू कर रहा था, यह जानते हुए भी कि वो उसकी नहीं थी और ना हो सकती थी। वो शिकस्त खुर्दा और हसद भरी नज़रों से उसे यकटक देख रहा था। ज़ारा कहाँ हो यार, तुम तो हाथ ही नहीं आ रही। परी ज़ारा को ढूंढती आंखों पे पट्टी बांधे हनूज इधर उधर फिर रही थी। ज़ारा डार्लिंग कहाँ हो, मैं यहाँ। ज़ारा ने उसे आवाज़ लगाई। परी ने उसकी आवाज़ की सिम झट से बाजू बढ़ाए थे और उसे पकड़ना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे अंजक का बाजू उसके हाथों में था। ओ सॉरी। परी ने आंखों से पट्टी उतारी। ज़ारा अंदर भाग गई थी। तुम कब आए, वो खुशगवार हैरत से पूछने लगी। अभी कुछ देर पहले। मुख्तसर जवाब ज़ारा ने बचपन की याद ताज़ा करा दी। वो मुस्कुराई तो अंजक भी मुस्कुरा दिया। दूसरे दिन दोपहर को सितारा ने नहारी बनाई और लंच में उन्होंने परी को ज़बरदस्ती उसकी गुंजाइश से ज़्यादा खिला दिया। फिर क्या, शाम को उसे उल्टियाँ आने लगी। कोमल शाम की चाय लिए उसके कमरे में आई तो वॉशरूम से उल्टियों की आवाज़ से मुतफक्किर हुई। भाभी क्या हुआ? वो दरवाजे के करीब आई ने ढाल सी परी बाहर आई। आज सितारा फूफो ने ज़बरदस्ती जो खाना खिलाया, लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है। ओहो, मैं अभी अम्मी को बताती हूँ, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाती हैं। कोमल उसे बेड पर लेटाने के बाद साबरा बेगम को बताने चली गई। फिर क्या था, उसकी उल्टियों की खबर को घर वालों ने नया ही रंग दे दिया था। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने दुआ सुन ली। परी मेरी जान, मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ। साबरा बेगम खुशी से नेहाल उसका माथा चूमते हुए बोली तो परी ने उलझी नज़रों से उन्हें देखा। आंटी मेरी तबीयत ख़राब है और आप खुशी का इजहार कर रही हैं, मैं कुछ समझी नहीं। उसकी ना समझी पे साबरा बेगम मुस्कराई। अरे मेरी जान, ऐसी हालत में ऐसी ही तबीयत हो जाती है, ऐसे ही उल्टियाँ आती हैं। साबरा बेगम ने मुस्कुराते हुए उसके बाल संवारे। मैं समझी नहीं आंटी, कैसी तबीयत? वो शदीद उलझन के साथ जो अब तक लेटी हुई थी उनकी मानी खेज मुस्कुराहट पे उठ के बैठ गई। साबरा, हमारी परी बहुत मासूम है, नीरी झल्ली है, समझाओ उसे कि कैसी हालत में उल्टी आती हैं। औरत को बेजी कमरे में आई और मुस्कुराती हुई बोली तो उसने हैरत से साबरा को देखा। मेरी जान, जब औरत माँ बनने वाली होती है तो शुरू में ऐसे ही उसे उल्टियाँ आती हैं, दिल मतलाता है बुरी तरह। साबरा ने हनूज मुस्कुराते हुए उसकी मालूमात में इजाफा किया। व्हाट, ये सब गलत है? बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सबको गलतफहमी हो रही है। वो हद शर्मिंदगी और शशोपन में बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि उसकी तबीयत की खराबी का ये मतलब निकाल लिया जाएगा। ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह तुम्हें उम्मीद लगाए, हमें खुशी की खबर सुनने को मिली। बच्चे से ना घबराओ, बच्चा हम सब मिलकर पाल लेंगे। बेजी उसकी घबराहट पे ज़ेरे लम मुस्कुराई। परी को उनकी बातों पे सख्त शर्मिंदगी हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपना सर दीवार में दे मारे। इसी असना में अंजक मिठाई का डब्बा लिए कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम माँ, खैरियत थी? सितारा फूफो ने मुझे फ़ोन किया कि वापसी पे मिठाई ज़रूर लाना। अंजक की बात पे परी का दिल चाहा कि अपना सर पीट डाले। हाँ, खुशी की जो खबर थी। साबरा ने मुस्कुराते हुए बेटे को देखा। कैसी खबर? अंजक ने मिठाई का डब्बा टेबल पे रखा। अंजक, तू बस
छेती से परी को किसी लेडी डॉक्टर के पास ले जा। बेजी ने हुक्म सुनाया। क्या हुआ परी, आप ठीक तो हैं? वो फिक्रमंदी से चंद कदम उसके आगे आया। परी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी, गोया अभी वो रो देगी। अरे अंजा घबराओ नहीं, बस यार एक बार परी का चेकअप करवा लो, हमें पूरा यकीन है हमारी परी माँ बनने वाली है। साबरा बेगम की बात पे परी का जी चाहा जमीन फटे और वो समाज जाए, जबकि उनके क्यास पर अंजा के लबों पे दिलफरेज सी मुस्कुराहट ठहर गई थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, लंच में सितारा फूफो ने मुझे ओवर ईटिंग करवा दी थी, इसी वजह से मुझे वॉमिटिंग हो रही है। और सबने न जाने क्या समझ लिया। वो बेचारगी और शर्मिंदगी से उसे बताने लगी। वो उससे नजर नहीं मिला पा रही थी, जब भी शर्मिंदा सी कमरे से बाहर निकल गई। शर्मा गई है साबरा हंसी। माँ आप सब भी कमाल करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, परी की तबीयत वैसे ही ख़राब हो गई। मैं देखता हूँ उसे। अंजक भी उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गया। लो भला अब इसे क्या हुआ? साबरा मुझे तो लगता है ये दोनों अभी बच्चा नहीं चाहते। बेजी ने राजदारी से कहा। बस बेजी, आजकल की लड़कियां ना जाने क्यों घबराती हैं बच्चों से। साबरा बेगम ने तवील सांस लिया और बेड पे बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी, उसका दिल फट रहा था। वो जाने अनजाने में आफाक मंजिल के मकीनों के जज्बात के साथ खेल रही थी, उन्हें चीट कर रही थी। बेलौस मोहब्बतों की मट्टी से गुंधे वो लोग उसकी छोटी छोटी बातों पे किस कदर खुशी का इजहार करते थे, उसके तफक्कुर पे फिक्रमंद हो जाते। उसे बच्चे बहुत पसंद थे। वो समीर के घर होती और यही सिचुएशन होती तो परी बहुत खुश होती, हवाओं में उड़ने लगती। लेकिन शादी की पहली ही रात समीर ने उसे कह दिया था कि वो भी बच्चे नहीं चाहता, वो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, फौरी बच्चों के झुंझलाहट में पड़ना नहीं चाहता। समीर की इस बात ने उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई थी, ताहम वो खामोश रह गई। लेकिन आज वह आफाक मंजिल के मकीनों की खुशियों, मोहब्बतों और चाहतों को अपने झूठ के पैरों तले रोन कर बहुत दुखी हुई थी। परी आप यहाँ हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। अंजक छत पे उसके पास आया। परी ने आंखों में आई नमी साफ की। परी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो शर्मिंदा सा उसके सामने खड़ा था। तुम शर्मिंदा क्यों हो? उसने सर उठाया और अंजक को देखा। आप मेरे घर वालों की वजह से हर्ट हुई, उनकी उटपटांग फरमाइशों और अंदाजों ने आपको परेशान करके रख दिया है। नहीं अंजक, शर्मिंदा तो मैं हूँ तुम्हारे घर वालों से, उनके जज्बात से खेल रही हूँ। बोलते बोलते परी की आवाज़ रन गई थी। ऐसा कुछ नहीं है परी, आप चलिए नीचे, मैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम की ज़रूरत है आपको। अंजक की बात पे वो खामोशी से उठ खड़ी हुई। जन्नत तलत में आए हुए उसे दूसरा दिन था। सब उसकी आमद से नहायत खुश थे। बी जान तो उसे देखकर खिल उठी थी। अनुष उनको व्हीलचेयर पे बिठाए लॉन में ले आई थी। जन्नत पैलेस के वसी लॉन में अनवा इकसाम के दरख्तों, पौधों और फूलों से फ़िज़ा में एक ठंडक का एहसास हो रहा था। फूलों की महक फ़िज़ा में रची हुई थी। तुम्हारे आने से यूँ लग रहा है जैसे मेरी सारी तन्हाइयाँ ख़त्म हो गई हों। बीजान ने उसके हाथ चूमते हुए उसे मोहब्बत से देखा तो अनुज मुस्कुरा दी। बीजान, जब से आपके पास आई हूँ लगता है वक्त को पार लग गए हैं। 2 दिन जैसे लम्हों में गुजर गए। तो रुक जाओ ना मेरे पास 1-2 हफ्ते। बीजान ने बच्चों की तरह स्टार्ट किया। तो बीजान कॉलेज कैसे जाऊंगी? वो हंसी। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ड्राइवर तुम्हें यहाँ से रोज़ कॉलेज छोड़ दिया करेगा। बीजान ने हल बताया। मॉम मेरे बगैर बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। बहाना तराशा गया। मैं भी तुम्हारी माँ के बगैर अकेली हो गई थी। बीजान के लहजे में अफसुर्दगी थी। लेकिन अब तो वो आपको मिल गई हैं, अब कैसी परेशानी? अनुज ने बीजान की व्हीलचेयर अपनी जानिब घुमाई। हाँ ये तो है, अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। बीजान मुस्कुराई। बस अब आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। अनुज ने तनबीह की। तुम्हारे और माहीन के होते हुए मैं भला क्यों परेशान होने लगी? ये हुई ना बात। अनुज की बात पे वो मुस्कुरा दी। अच्छा अब ये बताइए, आपको अंदर ले जाऊँ? नहीं मेरी जान, ये खुली फिजा बहुत भली लग रही है, अभी कुछ देर रहने दो मुझे यहाँ। ओके एज यू विश बीजान। ना जाने ये सुल्ताना नौकरानी कहाँ रह गई, अभी तक चाय नहीं लाई, शाम ढलने को है। बीजान झुंझलाई। बीजान मैं जाकर देखती हूँ। अनुज ने उन्हें तसल्ली दी और उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। राहदारी से गुजरते उसका टाकरा शाहवेज से हुआ था। इसे देखते ही अनुज के माथे पे बल पड़ गए थे और उसने साइड से गुजर जाना चाहा, लेकिन शाहवेज ने उसका रास्ता रोका। जानती हो मेरी ज़िंदगी का सबसे अनोखा और खूबसूरत इंकशाफ यह है कि तुम मेरी फ़र्स्ट कज़न हो, मेरी इकलौती फूफोजाद। नहायत खुशगवार अंदाज में उसे देखते
हुए उसका रास्ता रोके। वो बोला, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का भयानक और बदतरीन इंकशाफ है कि तुम मेरे मामूज़ात हो। वो तनफर से बोली और उसने एक बार फिर साइड से गुजर जाना चाहा, लेकिन शाहवेज़ ने एक बार फिर उसका रास्ता रोक लिया और उसके अंदाज पे मुस्कुराया। अब क्या करूं कि इस खूबसूरत हकीकत को बदल नहीं सकता। सीने पे बाजू लपेटे हुए वो मुस्कुराया। हाँ, कुछ हकीकतें बहुत तल्ख होती हैं। उसके चेहरे पे गुस्सा था। छोड़ो इन बातों को, जो हुआ सो हुआ। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शाहवेज़ ने अब के संजीदगी से उसका हाथ थामते हुए कहा। अगले ही लम्हे अनुज ने उसका हाथ झटक दिया। दिल तो चाहता है एक लम्हा ना लगाऊं बीजान और मामू को तुम्हारी असलियत बताने में। देखो ये सच है, अगर तुम मेरी इंसल्ट ना करती तो मैं वो हरगिज़ ना करता, लेकिन फिर भी मैंने जो किया मैं शर्मिंदा हूँ। वो सच्चे दिल से बोला। अब इस माफ़ी में तुम्हारी कौन सी चाल पोशीदा है? उसने शक की निगाहों से उसे देखा। आई स्वेयर अनुज, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी। बेताबी से वो चंद कदम मजीद उसके करीब आया। मेरी नज़रों में तुम अपना एतमाद खो चुके हो, अब ये सब बेमानी है। मत करो एतमाद, मुझे माफ़ तो कर सकती हो ना? वो उम्मीद दो मबहम लहजे में उसे देखते हुए बोला। झूठ और फरेब के लबादे में लिपटी मोहब्बत जब एतमाद की धज्जियां उड़ाती है तो माफ़ नहीं किया जाता। मिस्टर शाहवेज़, मेरे सब्र की इंतहा को खामोशी में छुपा रहने दो, वरना अच्छा नहीं होगा, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। वो तनफर से बोलती, इस पे कहरलूद निगाह डालती। राहदारी अबूर कर गई थी और वो साकत वहीं खड़े का खड़ा रह गया। परी ज़ारा को होमवर्क करवा रही थी जब कोमल कमरे में दाखिल हुई। भाभी, आपका मोबाइल काफ़ी देर से बज रहा था, आप मोबाइल बाहर लॉन्च में भूल आई थी। कोमल ने हाथ में पकड़ा मोबाइल परी की जानिब बढ़ाया। थैंक यू कोमल। परी ने मोबाइल उसके हाथ से लेते हुए तशक्कुराना अंदाज में कहा। अच्छा ये बताइए, आप कॉफ़ी पियेंगी? मैं अपने लिए बनाने लगी थी यार। नेकी और पूछ पूछ परी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। ओके, मैं अभी लाई। कोमल के जाने के बाद परी ने मोबाइल चेक किया। मिमी की 5 मिस्ड कॉल्स देखकर उसे कदरे हैरत हुई। उसने मिमी को कॉल बैक की। यार कहाँ गायब हो तुम? समीर भाई के आते ही हमें भूल गई। नॉट फेयर यार। कॉल पिक करते ही मिमी ने शिकवा किया। क्या मतलब? समीर के आते ही वो अभी आया ही कब है? परी ने हैरत से इत्तसार किया। अरे कमाल है, तुम तो ऐसे जान पड़ी हो जैसे तुम्हें खबर ही ना हो। मिमी हंसी थी। मिमी, मैं वाकई कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, तुम क्या कहना चाह रही हो? प्लीज़ मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? परी झुंझलाई। सुबह मेरी कज़न सोनिया की कॉल आई थी। वो मुझे बता रही थी रात उसने समीर भाई को किसी लड़की के साथ मनाल में डिनर करते हुए देखा। वो मुझसे पूछ रही थी कि समीर ने कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली। मिमी के इंकशाफ पे परिवर्ता हैरत में मुब्तला हुई। ये कैसे हो सकता है मिमी? अगर समीर वापस आता तो यकीनन वो सबसे पहले मुझे बताता। मुझे लगता है सोनिया को कोई गलतफहमी हो गई है। भला ये कैसे हो सकता है? परी के लहजे में बेयकीनी हैरत तो मुझे भी हुई थी सोनिया की बात सुनकर। एनीवे तुम ऐसा करो, अभी समीर भाई को कॉल करो, सब मालूम हो जाएगा। मिमी ने मशा दिया। हाँ तुम पूरा रखो, मैं समीर को अभी कॉल करती हूँ। परी की बात पे मिमी ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। परी ने समीर का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी लेकिन समीर ने कॉल पिक नहीं की। परी ने दूसरी बार नंबर मिलाया, जवाब न दारा। तीसरी बार भी कॉल मिलाई गई, तब भी कॉल ना पिक की गई। वो मुतफक्कर सी मोबाइल हाथ में लिए बेड पे बैठ गई। अंसर ऑफिस से लौटा तो वो बेड पे परेशान सी बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। वो दस्तक देकर अंदर आया। वालेकुम अस्सलाम, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। क्या बात है परी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? वो सामने सोफे पे बैठते हुए टाई की नॉट ढीली करते हुए बोला। अंजक, मुझे समीर के घर जाना है। खैरियत? क्या समीर साहब वापस आ गए? अंजक ने हैरत से परी को देखा। ये तो मालूम नहीं, तुम बस मुझे उसके घर ले जाओ। वो बेचैनी से बोली। ओके, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ फिर आपको ले जाता हूँ। अंजक सोफे से उठकर बाथरूम की जानिब बढ़ते हुए बोला और फिर कुछ ही देर के बाद वो अंजक के साथ बाइक पे बैठी समीर के घर जाने वाले रास्ते को बेचैनी से नाप रही थी। तमाम रास्ते अंजक और उसके बीच कोई बात ना हुई, यहाँ तक कि बाइक समीर के घर के सामने रुक गई। अंजक, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। परी ने बाइक से उतरते हुए अंजक से कहा तो वो खामोशी से सर इस बात पे हिला गया। परी गेट की जाने बढ़ गई। सलाम परी बीबी। चौकीदार ने उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। गुल मोहम्मद, कैसे हो? अल्लाह का करम है परी बीबी। ये बताओ समीर वापस आया कि नहीं? परी बीबी, समीर साहब को 1 हफ्ता हो गया है वापस आए। गुल मोहम्मद के इंकशाफ पे वो मज़ीद हैरत में मुब्तला होकर अंदर बढ़ गई। मेन डोर खुला हुआ था। वो अंदर राहदारी की तरफ बढ़ गई। लॉन से आती समीर की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। कम ऑन मॉम, आप
निकाल क्यों नहीं देती अपने जहन से परी को? टेंशन लेना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि उसकी मेरी ज़िंदगी में अब एक रत्ती भी वैल्यू नहीं है। समीर के जुमले ने उसके दिल पे घूंसा मारा था। समीर ठीक कह रहा है फूफो, आपने ख्वामख्वाह परी जैसी स्टूपिड लड़की को सर पे सवार कर रखा है। फलक के लहजे पे परी के लिए नफरत थी। तुम दोनों नहीं जानते मुझे उस लड़की से कितनी नफरत है। वो आरफा नामी नागन की बेटी है जिसने ना सिर्फ मुझसे मेरा शौहर, मेरा सुकून, मेरा चैन सब कुछ छीन लिया, मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया, मुझे दर-बदर के धक्के खाने पे मजबूर कर दिया। मैं कैसे इस औरत की बेटी को अपने सामने बर्दाश्त कर सकती हूँ? अब सारा बेगम की गुस्से और नफरत में डूबी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। मॉम, मुझे आरफा के दिए तमाम ज़ख्म याद हैं। फ़िक्र ना करें, एक ज़ख्म का हिसाब ना चुकाया तो मेरा नाम भी समीर वजाहत नहीं। समीर की रऊनियत भरी आवाज़ पे राहदारी में खड़ी परी का सर चकराने लगा था। बीजान बात रूम में थी। अनूश आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी जब अचानक दस्तक के साथ दरवाज़ा खुला था। ओ आई एम सॉरी, मुझे आपकी मौजूदगी का अंदाज़ा नहीं था। नहायत खूबरू और सुलझी शख्सियत के हामिल पारिस कमरे में आते ही अनूश को देखकर कदे शर्मिंदगी से बोले, इट्स ओके पारिस भाई। वो धीरे से मुस्कुराई। आप यकीनन अनूश हैं? वो भी मुस्कुराए। जी, मुख्तसर जवाब। मेरी रात ही अब्रॉड से वापसी हुई है। काफ़ी दिनों से बीजान से मुलाकात नहीं हुई थी। सोचा सबसे पहले उन्हीं से मिला जाए। कहाँ हैं बीजान? नज़र नहीं आ रही। पारिस ने जवाब तलब नज़रों से अनुष को देखा। बीजान वॉशरूम में है। ओके, ये बताइए माहीन फूफो कैसी हैं? आप तो हूबहू उनकी जवानी जैसी दिखाई देती हैं। वो खुशगवार अंदाज में करीबी सोफे पर बैठते हुए बोला तो अनुष भी मुस्कुरा दी। जी मॉम, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, मैं इंशाल्लाह आज शाम को खुद जाकर उनसे मिलूंगा। पारिस ने हनूस खुशदिली से कहा। अरे मेरा पारिस आ गया। बीजान ने आते ही पारिस को देखकर खुशी से बाजू फैलाए। मेरी प्यारी बीजान। पारिस उठकर उनके गले लगा। कैसा है मेरा बच्चा? बीजान ने उसका माथा चूमा। फिट फाट हूँ बीजान, माशाल्लाह। लगता है रात देर से आए हो तुम। बीजान में रात 2 बजे आया था। वो अपने बाजू के हसार में बीजान को लिए सोफे पे आ गया। तो क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी उठने की? नींद पूरी करते। बीजान, आपको तो मालूम है मेरी नींद कितनी कम है। जहाँ भी चला जाऊँ सुबह 6 बजे आँख खुल जाती है मेरी। पारिस ने उनका हाथ सहलाते हुए कहा। ये तो है, सोने का शौक तो शाहवेज को है। वो मुस्कुराई। शाहवेज ठहरा बेला बंदा, वो ये सब कर सकता है। मैंने पिछले दिनों खूब समझाया था उसे कि अब अपना बचपना ख़त्म करो और संजीदगी से तुम्हारा बिजनेस में हाथ बटाए। उसकी बात पे बीजान ने बताया, कोई नहीं बीजान, आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगा। फ़िलहाल तो मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट करने आया हूँ। पारिस ने टॉपिक चेंज करते हुए साथ बैठी बीजान के कंधे पे बाजू फैलाते हुए लाड से कहा तो बीजान मुस्कुराई। अनुज मेरी जान, तुम ज़रा जाकर बटलर को नाश्ता तैयार करने का बोलो, हम दोनों आते हैं। जी बीजान। अनुज कमरे से निकल गई। तुम अनुज से मिले? जी बीजान। आज जाकर माहीन से मिलाना, वो बहुत पूछी थी तुम्हारा। जी बीजान, ज़रूर जाऊँगा, जीते रहो। टीवी लॉन्च में नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ गूंज रही थी। जुरेज गोद में लैपटॉप रखे बिजनेस के हवाले से मेल्स चेक कर रहे थे, साथ में कॉफ़ी पीते हुए म्यूज़िक को भी इंजॉय कर रहे थे। लॉन्च के करीब माहीन अपने कमरे में बैठी बुलंद आवाज़ में गूंजते गाने और उसकी शायरी पे अंदर ही अंदर तिल मिला रही थी। गोया ये सब उसे ही सुनाया जा रहा था। जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम ख़ज़ां से निभा कर लेंगे, तू बहारों को साथ लेता जा। अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। तू रोज़ रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। ये सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमसे पूछो ना ये ज़ख्म कैसे हुए, नाम आया तुम्हारा तो पछताओगे। हमसे ये सोचकर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। ये है दुनिया, यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। इससे ज़्यादा सुनना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। सो वो तन फन करती अपने कमरे से निकली थी और आनन फानन टेबल पे पड़ा रिमोट उठाकर टीवी ऑफ करते हुए धाड़ी थी। क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत मजलूम हो? तुम एक धोखेबाज शख्स हो, दूसरों की आंखों में धूल झोंकने वाले, मोहब्बत की मिट्टी पलीत करने वाले,
एक खुद सर अपने नफ्स के आगे मोहब्बत का हर वादा भूल जाने वाले एक कमजोर इंसान, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। तुमने आकर मेरी ज़िंदगी को, मेरे घर को जहन्नुम बना दिया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ जुरैज, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है, चले जाओ। वो गुस्से में बोलती बोलती बेबसी से अब फूट फूट कर रोने लगी थी और जुरैज भीगी आंखों से माहीन को तड़पते हुए देख रहे थे। चले जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते चले जाओ। हज़ियानी अंदाज में रोते हुए वो बस एक ही लम्हा जुमला दोहरा रही थी और जुरैज अफंदी ने यह फैसला किया था कि वो अब एक लम्हा यहाँ नहीं रुकेगा। बीजान, आप अनुज को वापस भिजवा दें, उसके बगैर मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ खुद को। रात माहीन ने बीजान को फ़ोन किया, उसकी ज़हनी हालत बहुत अबतर हो रही थी। अरे अभी तो अनुज को मेरे पास आए 1 हफ्ता नहीं हुआ और तुम उदास हो गई। बीजान मुस्कुराई। जब उसकी शादी हो जाएगी तो क्या करोगी? अभी अनुज की उम्र ही क्या है बीजान, जब ऐसा सिलसिला हुआ तो देखी जाएगी। अभी तो अनुज के बगैर मेरा अपने ही घर में दिल नहीं लग रहा। माहीन ने बच्चों की तरह इशरार किया। ठीक है मेरी जान, मैं कल इसे वापस भिजवा दूंगी, लेकिन इस वादे के साथ कि तुम्हें अनुज को हमेशा के लिए मेरे पास छोड़ना होगा। क्या मतलब बीजान? मैं कुछ समझी नहीं। माहीन ने हैरत से इस्तफसार किया। मतलब यह कि मैं अपने पारिस के लिए तुमसे अनुज का हाथ मांग रही हूँ। मगर बीजान, इतनी अचानक? ये सब बच्चियों के रिश्ते अचानक ही होते हैं, अल्लाह की रजा से, और फिर अपने घर की हो जाती हैं। बीजान, अभी अनुज तो बहुत कम उम्र है। और अरे छोड़ो, ये कोई जवाब नहीं मेरी जान। हुमैरा और इरफान 1-2 दिन में तुम्हारी तरफ बाज़ाब्ता तौर पे पारिस के लिए अनुज का हाथ मांगने आने वाले हैं। मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि मेरी जान इनकार मत करना। पारिस में हर खूबी है जो एक बाप अपने दामाद में देखने की ख्वाहिश करती है। 20 साल तुम अपने भाई और बाबत से, अपने मेके से दूर रही। यही वक्त है अब अपने भाई बाबत से अपना रिश्ता मजबूत करने का। उन्हें मायूस ना करना। तुम इससे मेरी ख्वाहिश समझो या मेरा हुक्म तुम्हें पूरा करना ही होगा। बीजान ने प्यार से समझाते हुए गोया फैसला सुनाया। बीजान, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप सच कहती हैं। यही वक्त है मेरे पास अपनी गलती का इज़ाला करने का, भाईजान से अपना रिश्ता मजबूत करने का। आप बेफिक्र हो जाइए और मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ ही समझिए। माहीन की बातें बीजान खिल उठी थी। जीती रहो मेरी जान, अल्लाह तुम्हें सदा सलामत रखे। फिर कुछ देर के बाद माहीन ने फ़ोन रख दिया। उसका दिल न जाने क्यों उदास था। शाम जुरैज अफंदी को बेइज्जत करने के बावजूद इसके बेचैन दिल को करार नहीं आ रहा था। दिल बार बार ख्वाहिश कर रहा था कि वो जाकर उस दुश्मन जान को देखे। उसकी खामोशी माहीन को तकलीफ दे रही थी, उसे बेचैन कर रही थी। इसी कशमकश में हाथों पे क्रीम लगाते हुए वो अपने बिस्तर पे आ गई। रात के 11 बजे थे। दफातन उसके मोबाइल की बीप ने उसकी तवज्जो मबजूल की। आरफा की कॉल, और वो भी इस वक्त मोबाइल स्क्रीन पे। आरफा का नंबर देखकर हैरान हुई। हेलो, कैसी हो आरफा? मैं ठीक नहीं हूँ माहीन। दूसरी तरफ आरफा की लागर सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। क्या हुआ आरफा, तुम ठीक तो हो? नहीं माहीन, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। यूँ लगता है ज़िंदगी की सांसें अब ख़त्म होती जा रही हैं। आरफा प्लीज़ मायूसी की बातें मत करो। मैं परी से मिलती हूँ, उसे समझाती हूँ कि वो तुमसे एक बार मिल ले। तुमने उसकी जुदाई का गम ले लिया है। माहीन ने आरफा को तसल्ली दी। नहीं माहीन, परी को अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। मैंने आज तक उसे दिया ही क्या है। लेकिन आरफा, नहीं माहीन, अभी इसे कुछ मत बताना। मुझे अपने गमों का बोझ खुद उठाने दो। मैंने आज तक जो बोया उससे मुझे खुद ही काटने दो। आरफा नहायत तकलीफ में बोल रही थी। ये तुम क्या कह रही हो आरफा? मुझे अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ, कुछ गुनाहों के एतराफ़ करना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा माहीन। वो अब रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। आरफा प्लीज़ रोना बंद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं कल ही तुमसे मिलती हूँ। माहीन ने उसे तसल्ली दी। तुम्हारा इंतज़ार करूँगी माही, आरफा ने कहा था और फ़ोन बंद हो गया था। माहीन को अब आरफा की परेशानी परेशान करने लगी थी।